श्री शरद पवार सभापति महोदय, प्रजातंत्र के स्वर्ण जयंती के अवसर पर ये संसद का खास अधिवेशन बुलाने का निर्णय आपने जो लिया, इसका मैं शुरू में स्वागत करना चाहता हूँ। पिछले 50 सालों में देश में कई क्षेत्रों में हम लोगों ने अच्छा काम किया, कई क्षेत्रों में कमियां भी हैं। ये मौका ऐसा है कि थोड़ी बहुत पार्टी लाइन तो पूरी तरह से कोई छोड़ नहीं सकता, मगर राष्ट्र की परिस्थिति मद्देनजर रखते हुए आत्मनिरीक्षण करके इस परिस्थिति से आगे जाने के लिए जो कुछ कदम हम लोगों ने उठाने की जरूरत है, ये स्पष्ट रूप से सदन के सामने रखने का ये मौका है। मुझे खुशी है कि ये डिस्कशन को मदद करने के लिए आपके तरफ से जो किताब निकाला गया 50 Years of the Indian Parliamentary Democracy, ये बड़ा अच्छा पब्लिकेशन है, उपयुक्त है और वो ही मद्देनजर रखते हुए आदरणीय स्पीकर जी ने जो कुछ कल अपने विचार सदन के सामने रखे, मुझे विश्वास है कि और 2 दिन के बाद जो अटल जी ने यहाँ प्रस्ताव रखा है, वहां तक हम सीमित नहीं रहेंगे और हो सकता है तब कुछ मुद्दों पर एक सर्वमान्यता लेकर कोई नीति तैयार कर सकते हैं कि जिसकी मदद पूरे देश को हो जाएगी। जब इसमें हिस्सा लेना है तब मैंने सोचा कि बहुत ज्यादा विषय पर इस पर ध्यान देना ठीक नहीं होगा। मेरे पार्टी के और कई सदस्य इसमें हिस्सा लेने वाले हैं, तो हमने उनको सूचना दी है कि अलग अलग विषय पर आप अपने विचार रखिए, अपना भाषण उस विषय तक सीमित रखने का कोशिश करें और मैं भी 1-2 विषय पर यहां सिर्फ बोलने वाला हूं। मेरी इससे पहले एक बात मुझे सदन के सामने मैं रखना चाहता हूं कि 8-10 दिन पहले विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सभी पार्लियामेंट्री पार्टी के नेता लोगों को खत लिखकर कुछ सूचना, अपने विचार उनके सामने रखे। यह सदन के गरिमा रखने की आवश्यकता, संसदीय लोकशाही पद्धति की प्रतिष्ठा रखने की आवश्यकता और देश का सबसे बड़ा सुप्रीम यह हाउस होने के बाद देशवासियों के सामने यह सदन के बारे में कैसी भावना होना चाहिए, इस पर वाजपेयी जी ने कुछ विचार हम लोगों को लिखे। उन्होंने 3 सुझाव इसमें दिए हैं कि कम से कम ये 3 मुद्दों पर सहमति हो सकती है, तो इसका स्वीकार करने के लिए हम लोगों ने कोशिश करनी चाहिए। एक,
nobody will go into the well of the house, whatever be the circumstances. Though question hour will not be disturbed. 3, whenever the President address the joint sitting of the Parliament, there shall be no disturbances or interruptions. मैं मेरे पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से ये तीनों सूचना जो यहाँ की है, इसका स्वागत करता हूं, इसका स्वीकार करता हूं। और मुझे विश्वास है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने कम से कम ये सूचना जो यहां आई है, इसका स्वीकार किया कि सदन का काम अच्छी तरह से करने के लिए हम लोगों को मदद होगी। मुझे लगता है कि इसमें और ही कुछ ऐसे मुद्दे हैं कि जिस पर हमें सोचना होगा। जो किताब आपने हम लोगों को दिया है, इसमें परफॉर्मेंस ऑफ पार्लियामेंट के बारे में एक चैप्टर है, और ये परफॉर्मेंस ऑफ पार्लियामेंट के बारे में जो कुछ इंफॉर्मेशन आपने यहां दी है, इसमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है कि हमें बड़ी गौर से सोचना होगा। एक, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस पर डे हैज कम डाउन फ्रॉम 6.27 to 5:58. 2, the time spent on the prime function of the legislation has come down considerably, ranging between 22% to 28% as against 49% during the first Lok Sabha. 3, during the 10th Lok Sabha, 14% of the time was taken on 0 hours. 5, the recent development and seriously disturbing matter is the recurrence of disorders and interruptions. During the 10th Lok Sabha, 10% of the time was lost in such phenomena, often forcing adjournment of the House. तो मुझे लगता है कि ये जो कुछ इंफॉर्मेशन आपने सदन के सामने रखी है, हम सब लोग बड़े जिम्मेदार सदस्य हैं। देश की सभी राज्यों की विधानसभा, विधान परिषद जब कुछ महत्वपूर्ण विषय पर कुछ निर्णय लेना चाहते हैं, तब संसद की परिस्थिति क्या है, इस पर हमेशा ध्यान देते हैं। और संसद की परिस्थिति ऐसी हो रही है दिन ब दिन, इसका असर पूरी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर, पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस पर ठीक नहीं हो जाएगा। मुझे लगता है कि 50 साल का ये अनुभव देखने के बाद इसमें सुधार करने की तैयारी हम सब लोगों ने करनी चाहिए। मैं इस सदन को और आपको मेरे पार्टी की तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बारे में जो कदम उठाने की जरूरत है, इसमें मेरे पार्टी की तरफ से पूरी तरह से सहयोग सदन को रहेगा, कि जिससे संसदीय प्रजातंत्र की एक इज्जत देश में बढ़ेगी। दूसरा एक विषय छोटे तरफ से मुझे आपके सामने रखना है, सदन के सामने रखना है, कि जिस पर यहां ज्यादा बात नहीं हुई। कुछ आदरणीय सदस्य ने कुछ पासिंग रेफरेंस इस बारे में किए। डेवलपमेंट की प्रोसेस के बारे में यहां बहुत बातें की। गरीबी दूर करने के बारे में जो कुछ कदम उठाए, इस बारे में बहुत सूचना यहां अच्छी आ गई। रीजनल इम्बैलेंसेस कैसे हो रहे हैं देश में, इस पर भी यहां कुछ विचार आए गए, और इसका असर पूरी देश की एकता पर किस तरह से बुरी तरह से होता है, यह भी बात सदन के सामने रखी गई। इसके सभी में मैं डिटेल जाना नहीं चाहता हूं,
मगर कई साल प्रशासन में काम करने का मौका मुझे मिला, तो मुझे लगता है बहुत कुछ विषय यहां महत्वपूर्ण है, इस पर भी ध्यान देना होगा। मगर हम जब लोक प्रतिनिधि, लोगों के विश्वस्त के रूप से कहीं भी काम करते हैं, चाहे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हो, पंचायत राज्य या म्युनिसिपैलिटी या कारपोरेशन में, राज्य विधानमंडल में हो या प्रशासन में हो, संसद में हो या भारत सरकार में हो, हमें इस पर ध्यान देना होगा कि भारत जैसे देश में, जहां देश की सुधार के लिए राशि की कम है, वहां जो जो हम प्रावधान करते हैं विविध कामों के लिए, वो ठीक तरह से जिस काम के लिए किए हैं इसके लिए ही सिर्फ खर्च हो जाए। आप इस बारे में सोचेंगे, देखेंगे, तो एक परिस्थिति दिन ब दिन हमारे सामने आ रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में नॉन प्लान एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। मैंने 6 राज्यों के बजट की किताबें देखी और 2-3 क्षेत्र में सिर्फ ध्यान दे दिया। अब एक आइटम है सॉइल कंजर्वेशन। 6 राज्यों में सॉइल कंजर्वेशन में जो टोटल प्रोविजन है, वो प्रोविजन समझो 110 करोड़ की है, और वो 110 करोड़ की प्रोविजन सॉइल कंजर्वेशन के क्षेत्र में जो कुछ काम करना है, ये काम करने के लिए जो मशीनरी लगाई है, इसका एक्सपेंडिचर 230 करोड़ है। दूसरा एक सेक्शन मैंने देखा, और 4 राज्यों का मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं यहां, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में प्रशासनीय खर्चा के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर की जो टोटल प्रोविजन है वो 630 करोड़ है, और दवा और सर्विसेज जो दी गई, इसके लिए जो टोटल प्रोविजन है वो 86 करोड़ है। मुझे लगता है कि कहीं तो गलती हमारी हो रही है। देश के 6 कारपोरेशंस का मैंने स्टडी किया, अलग अलग राज्यों के कारपोरेशंस है, महानगर पालिका निगम, जिसमें एक बात सामने आई कि 100 रुपए इकट्ठा करने के लिए इस कारपोरेशन का व्यय खर्चा 102 रुपए। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में दिन ब दिन बहुत बढ़ रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट में बढ़ रही है, भारत सरकार में बढ़ रही है। तो मेरी सूचना यह है कि जब हम लोग बैठेंगे सहमति से कुछ निर्णय लेने के लिए, तो मुझे यह लगता है कि हमारे ऊपर जब कहीं भी संस्था में काम करने की जिम्मेदारी आती है, तब जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम विश्वस्त के रूप से वहां बैठते हैं, और विश्वस्त के रूप में हमने बैठने के बाद लोगों के तरफ से टैक्सेस या और मार्गों से जो हमने धन इकट्ठा किया, ये ठीक तरह से हम संभाल नहीं सकते, ठीक तरह से खर्च नहीं कर सकते, तो इसका असर पूरी विकास की प्रक्रिया पर बुरा होता है। ये दुरुस्त करने के लिए हमें ध्यान देना होगा। प्लानिंग कमीशन में इस पर जिस तरह से ध्यान देने की जरूरत है, इस पर ध्यान देती नहीं, तो हम यहाँ कोई एक स्वतंत्र यंत्रणा संसद की बना सकते हैं या बाहर की बना सकते हैं, और
ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो फिनांसेस है, स्टेट गवर्नमेंट के फिनांसेस है, भारत सरकार के फिनांसेस है, इनमें एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाने के लिए कोई नया कोड तैयार कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इसकी मदद पूरी देश को होगी और विकास की प्रक्रिया के लिए उसका योगदान अच्छी तरह से हो सकता है। मैं मेरे विचार यहाँ रखने के लिए जब सोच रहा था कि कौन से विचार पर मैं ज्यादा ध्यान दे दूं, दिलचस्पी ले लूं, मैंने इसमें तय किया है कि जिसका जिक्र कल विपक्ष के नेता ने यहां किया, बाकी कई साथियों ने भी किया, और वो है जनसंख्या वृद्धि। एक ऐसी बात सदन के सामने आई कि पिछले 50 सालों में कुछ बात हुई नहीं, निराशा के स्वर आ गए। मुझे लगता है कि जिन क्षेत्रों में हम लोगों ने कुछ अच्छा काम किया और ये अच्छा काम करने के लिए जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने योगदान किया, इनका स्वागत हमेशा करना चाहिए। निराशजनक परिस्थिति समाज में फैलाने का फायदा देश को कभी हो नहीं सकता। पिछले 50 सालों के कई क्षेत्रों के इकोनॉमिक पैरामीटर्स हमने देखने के बाद हम यहां तक पहुंचेंगे कि कुछ क्षेत्र में हम लोगों ने निश्चित स्वरूप से कुछ तरक्की की है। पहले प्रथम पंचवार्षिक योजना में हमारा ग्रोथ रेट 3.5 था, वो आज 7% से यहां आ गया। ये प्रगति का लक्षण है। हमारा जीडीपी की वृद्धि 1950 से 1960 इस दशक में 3% थी, वहां 6.5% पर आई। ये प्रगति है। भारतवर्ष में 50 सालों में 5 करोड़ टन से हम 20 करोड़ टन तक अनाज पैदा करने लगे। ये बात सच है कि जो चंद्रशेखर जी ने कहा कि अभी भी समाज के कई वर्ग ऐसे हैं कि उनकी परचेसिंग पावर ही लिमिटेड है और इसलिए वो ठीक तरह से उनकी जो जरूरत है उनके अनाज खरीद नहीं सकते। मगर बात ये तो पक्की है कि जिसका कल यहाँ जिक्र किया गया कि कुछ साल पहले स्वतंत्रता के बाद हमें PL 480 पर निर्भर करना पड़ता था। आज हम देश के बाहर भी अनाज बेच सकते हैं, भेज सकते हैं। हिंदुस्तान के किसानों ने और कृषि क्षेत्र के वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ा काम किया। औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। देश के जीडीपी में औद्योगिक उत्पादन का हिस्सा 1950 में 6% के आसपास था। 1996-97 में वो 8.5% तक पहुंच गया। टर्सरी सेक्टर का हिस्सा 3.97 था जीडीपी में, वो 8% तक अभी पहुंचा है। पिछले 50 सालों में ये सभी क्षेत्रों में हम लोगों ने कुछ न कुछ काम किया है, मिलकर काम किया है, और इसलिए इस सभी क्षेत्रों में हम लोगों ने कुछ प्रगति की। फिर भी एक बात हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। 2 दिन पहले वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ और जिसमें फिर बिलो पॉवर्टी लाइन के देश के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी और इसमें इंडिया का, भारतवर्ष का उल्लेख पुअरेस्ट कंट्री में हुआ। पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन में भारत का नाम वहां आ गया। ये 1996 का रिपोर्ट है। एक तरफ से कई क्षेत्रों में हम लोगों ने प्रगति की और जो बेसिक इश्यूज है पावर्टी जैसे, भले बिलो पॉवर्टी लाइन की जो संख्या थी वो पहले से कम हो गई, फिर भी दुनिया के गरीब राष्ट्रों में आज भी हमारा नाम आता है। इस पर हमें ध्यान देना होगा।
कई आर्थिक क्षेत्र में काम करना होगा, परिवर्तन करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा ध्यान देना होगा, पावर जैसे क्षेत्र में ज्यादा ध्यान देना। कल शरद यादव जी ने कहा पानी का इस्तेमाल ठीक तरह से करने के लिए, खेती के लिए, पीने के लिए, पानी का प्रबंध करने के लिए हमें ज्यादा ध्यान देना होगा। कई ऐसे क्षेत्र है कि जहां ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मगर एक बात हम भूल नहीं सकते कि इतनी तरक्की होने के बाद भी आज जो परिस्थिति है, इसमें भारत की आज की आबादी, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। 50 साल पहले हमारी आबादी जब 34 करोड़ थी, आज हम 96 करोड़ तक पहुंचे और 2001 में 1000 करोड़ के आगे जाएगी, 100 करोड़ के आगे जाएगी और चीन के आगे जाने का काम शायद हमारी पीढ़ी करेगी। दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भारत बनेगा, यह परिस्थिति अगले 4 साल में हमारे सामने है। इस पर हम ध्यान नहीं देंगे तो आप डेवलपमेंट की प्रोसेस कितनी ही एक्सपीडाइट करें, कितनी ही राशि लगाए, कितनी ही जमीन ठीक करिए, कितना ही पानी लाइए, बेसिक सवाल जो है गरीबी का, इससे हम लोगों के सामने कोई नया रास्ता नहीं आएगा। और इसलिए ये जनवृद्धि ऐसा एक विषय है कि इस पर पूरे देश में एक नया माहौल तैयार करने की जरूरत है। सभी साथियों को साथ लेकर, पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेकर, सभी धर्म के लोगों को लेकर, उनके रिलीजियस लीडर्स को साथ लेकर, मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, लोक प्रतिनिधि हो, सबको साथ लेकर इस पर हमें ध्यान देना होगा। एक तरह से हमारा जंग शुरू करना होगा, तो ही इससे देश के आगे की परिस्थिति बच सकती है। नहीं तो देश में तो हम नए सवाल पैदा कर रहे हैं, पर शायद दुनिया में ऐसे सवाल पैदा करने वाला देश भारतवर्ष हो सकता है। ये इतिहास नहीं होना चाहिए, इस बारे में हम लोगों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए इस देश में कुछ कदम उठाए गए। भारत देश की जो फर्टिलिटी है समाज की, वो कई अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन देश से आगे नहीं थी, फिर भी हमारा ग्रोथ रेट ज्यादा है। 1971 तक भारत का बर्थ रेट 40 to 45 था। 70 के बाद फर्टिलिटी और बर्थ रेट कम हो गया, बर्थ रेट पर 1000 29 हो गया, फर्टिलिटी रेट 3.5 हो गया। पिछले 25 सालों में यह रेट 40% से कम हो गया। फिर भी दुनिया के कोई देशों से हमारी आबादी बढ़ रही है। मैं बताता हूं, इसको तो बिल्कुल ही खत्म करवाना चाहिए। भारत में प्रति साल 1 करोड़ और 70 लाख से आबादी बढ़ती है। कई राज्य ऐसे हैं कि जहां उन्होंने इस क्षेत्र में अच्छा काम किया। केरला है, तमिलनाडु है। मगर इस बारे में यह भी सोचना है कि कुछ राज्यों का नाम लेना मुझे यहां खुशी होती नहीं, मगर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन 4 राज्यों में प्रति साल लोक संख्या की वृद्धि 42% है। हमें इस पर ध्यान देना होगा कि यह क्यों परिस्थिति होती है, इसका असर क्या होता है। आज गरीबी है, बेरोजगारी है, भूखापन है, ग्राउंड लेवल वाटर पर असर हो रहा है, फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हमारे सामने सवाल आ गया। जो वन्य पशु प्राणी, इसकी रक्षा की बात आती है, इस पर बुरा असर हुआ है। और यह सब का कारण है बढ़ती हुई आबादी।
बढ़ती हुई जनसंख्या राष्ट्र के सामने मुझे लगता है कि सबसे बड़ी समस्या है। इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, इस पर सख्त ध्यान देने की जरूरत है। ग्रोथ रेट कैसे कम होगा, इस बारे में एक वातावरण माहौल पूरे देश में तैयार करने की जरूरत है। क्या फैमिली की साइज रहनी चाहिए, इस पर दुनिया में कुछ बात हुई। चीन जैसे देशों में वन चाइल्ड कंसेप्ट उन्होंने एक्सेप्ट की, इसका भी कुछ स्टडी हो गया है, मगर इसका स्टडी होने के बाद इसका कुछ रिजल्ट अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। जहां तक भारत की परिस्थिति है, यहां 2 से ज्यादा परिवार होना नहीं चाहिए, 2 तक ही सीमित रहने की जरूरत है। फिर भी हमारा सवाल खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी आबादी की आयु देखने के बाद 1/3 पॉपुलेशन 15 के आसपास है कि और 4 या 5 सालों में शादी होने के बाद वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं जनसंख्या वृद्धि में। और इसलिए हमें यह सोचना होगा कि एक आज तक हमने शादी की जो उम्र फाइनल की है, फिक्स की है, वो कुछ लंबे कर सकते हैं क्या? 18 या 21 के बारे में हम सोच सकते हैं क्या? इस बारे में हम 25 या 26 या 27 तक जा सकते हैं क्या? वो होने के बाद, शादी होने के बाद पहला बच्चा तुरंत ना हो जाए, इस पर कुछ ध्यान दे सकते हैं क्या? और एक बच्चा होने के बाद 7-8 सालों की स्पेस गैप, इस पर हम एक तरह की जनमान्यता तैयार कर सकते हैं क्या? इस पर भी ध्यान देना होगा, तो इस परिस्थिति में कुछ न कुछ फर्क हो सकता है। मुझे लगता है कि इस सदन में 2 दिन के बाद हम कुछ विषय पर सहमति बनाएंगे, जिस पर जनवृद्धि के सवाल पर भी सहमति बनाने के लिए कामयाब होंगे। इसलिए हमें एक नई राष्ट्रीय नीति तैयार करनी होगी। इस नीति के लिए जनसंख्या नियंत्रण तक सीमित न रहकर व्यापक नीति बनानी होगी, जिसमें जनसंख्या का कल्याण की नीति, जैसे महिलाओं का अधिकार, न्यूट्रिशन, मालन्यूट्रिशन, सैनिटेशन, इंप्रूव्ड इकोनॉमिक स्टेटस, ये सभी क्षेत्र में हमें ध्यान देना होगा। नई जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण जब हम बनाएंगे, इसमें डॉक्टर स्वामीनाथन कमेटी का समावेश करना होगा, इनके रिकमेंडेशंस का, और कई मुद्दे पर ध्यान देना होगा। इस बारे में मेरे कुछ सूचना है जो मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। पहला ध्यान देने की जरूरत है कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वत्रिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। आज कई स्टेटों में इस पर बहुत ध्यान देने की आज भी जरूरत है। ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जो इस किताब में भी है। केरल स्टेट का अनुभव हमारा अच्छा है, इसमें जो कुछ कारण है, इसमें यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन में केरला जो उन्होंने सक्सेस मिला, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, और इसलिए इस पर हमें ध्यान देना होगा। दूसरा सवाल है कि महिलाओं को अधिकार, कैरो डिक्लेरेशन, स्वामीनाथन ग्रुप रिपोर्ट यह सूचित करता है कि जनवृद्धि पर रोक लगाने के लिए महिलाओं को अधिकार देने की आवश्यकता है। वो अधिकार निर्णय लेने का अधिकार होना है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनको अधिकार देना है, भले पॉलिटिकली हो, इकोनॉमिकली हो, सभी घरेलू मामले हो। जितने अधिकार पुरुषों को है, इतने ही अधिकार महिलाओं को वहां देने की जरूरत है। साथ साथ एक जो हमारी सोच है लड़कियों के बारे में, इसमें भी हमें ध्यान देना होगा, एक नया माहौल पैदा करना होगा। अभी भी लोगों को परिवार में बच्ची हो गई तो शुरू में लोग बोलते हैं कि भाई लक्ष्मी पैदा हो गई घर में, दूसरी बच्ची हो गई तो बिल्कुल चेहरा खराब होता है, एक मायूसी से उस परिवार में दिखाई देती।
मुझे लगता है कि इस विचारधारा को हमें बदलना होगा। कई क्षेत्र ऐसे हैं कि जिसमें लोगों के मन में जब तक घर में बच्चा पैदा नहीं होता तब तक मेरा आगे का भविष्य ठीक नहीं रहेगा, इस तरह की एक परिस्थिति आज में मन में ठीक तरह से बैठी है, उसको हमें दुरुस्त करना होगा। मैं एक लड़की का पिता हूं और मुझे याद है 30 साल पहले मुझे मेरी शादी होने के बाद